सुप्रभात विद्यार्थियों। समास पढ़ने के श्रृंखला में आइए आज हम लोग पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास पढ़ने के बाद अव्ययी भाव समास आप आसानी से समझ पाएंगे। अव्ययी भाव समास समझने से पहले हमें अव्यय का परिचय लेना आवश्यक है। मुझे उम्मीद है आप अव्यय के विषय में जानते होंगे, फिर भी हम लोग इसको एक बार पुनः स्मरण कर लेते हैं। अव्यय उसे कहते हैं ऐसे शब्दों को हम लोग अव्यय कहते हैं जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि शब्दों से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता हो और जो हर स्थिति में अपरिवर्तित अवस्था में रहते हों। यानी वैसे शब्द जो किसी भी स्थिति में अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं वे अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, और, एवं, तथा, यथा, जब, तब इत्यादि। ऐसे शब्द अव्ययी शब्द अव्यय कहलाते हैं। अब आइए देखते हैं अव्ययी भाव समास क्या होता है। वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय हो एवं उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। वैसे समास जिसका पहला पद अव्यय शब्द होता है। अब अव्यय शब्द क्या है? जब, तब, यथा, तथा, और, एवं, अनु, प्रति, ये सारे शब्द जो हैं ये अव्यय शब्द हैं। अब जब ये किसी समासिक पद में, यानी ऐसे पद जिसमें समास की प्रक्रिया की जा रही हो, ऐसे पद में प्रथम पद के रूप में उपस्थित होते हों तो उस समास को हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, आ जन्म, इसमें आ जो है वह एक अव्यय है और जन्म के साथ जब उसका समास होता है, यानी पूरे जन्म भर या जन्म से लेकर अब तक, है ना, ये जब होता है, ऐसे शब्दों का जब मेल होता है तो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। और उदाहरण देख से हम लोग इसे समझते हैं। जैसे यथा शक्ति तथा भक्ति, जितनी शक्ति हो, यथाशक्ति, जितनी शक्ति हो को हम लोग यथाशक्ति, यथा का मतलब जितना। तो जब यथा एक ऐसा शब्द है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है और इसीलिए ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। जब ये अव्यय शब्द प्रथम पद के रूप में उपस्थित होते हैं किसी समासिक शब्द में तो अव्ययी भाव समास बनाते हैं या अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। यथा शक्ति में यथा के उपस्थिति के कारण, पूर्व पद के रूप में यथा की उपस्थिति के कारण यह समासिक शब्द अव्ययी भाव समास कहलाता है। और उदाहरण से समझते हैं। प्रतिदिन, प्रतिदिन का अर्थ होता है प्रत्येक दिन, हर रोज़। अब प्रति का अर्थ प्रति शब्द जो है वह अव्यय है और जब प्रति के संयोग दिन के साथ होता है तो जो समस्त पद बनता है प्रतिदिन, उस
समस्त पद को अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक इसी तरह से देखिए, तथा भक्ति, तथा का मतलब, तथा का अर्थ होता है उतना, वैसा, है ना। तो जब वैसा हम लोग कहेंगे तो उसका रूप परिवर्तन, तथा का रूप परिवर्तन कभी नहीं होता है ना। इसलिए ऐसे शब्दों को हम लोग, ऐसे समासिक शब्दों को हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। आगे बढ़ती हूँ। अगला पद है, अगला समास है कर्मधारय समास। इसे समझते हैं। वह समास जिसका पहला पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विद्यार्थियों समझिए कि विशेषण जो होता है वह किसी चीज़ की, किसी संज्ञा सर्वनाम या क्रिया की विशेषता बताता है। वैसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे शब्द कौन होगा? पहला पद होगा और दूसरा पद कौन सा होगा? विशेष्य होगा, यानी वैसा शब्द होगा जिसकी विशेषता बताई जाती हो। तो जब ऐसा समास हो तो उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय को ध्यान से समझिएगा। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य का होना आवश्यक है, यानी एक ऐसा पहला शब्द हो जो किसी चीज़ की विशेषता, उसके गुण, उसका आकार, उसका प्रकार, उसकी विशेषता को बताए, और दूसरा शब्द वह हो जिसकी विशेषता बताई जा रही हो या जिसका गुण बताया जा रहा हो। ठीक है। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि पहला पद उपमान होना चाहिए। उपमान का मतलब होता है कि जिससे उपमा की जाए, और दूसरा शब्द जो है, दूसरा पद जो है वो उपमेय होना चाहिए, अर्थात जिसकी तुलना की जा रही हो। ठीक है। तो मुझे लगता है आप अच्छी तरह से इस बातों को समझ रहे होंगे। अब हम लोग इसके उदाहरण को देखते हैं। महादेव, महान है जो देव। अब महा क्या है? यह विशेषण है। महान, किसी का महान होना उसकी विशेषता होती है। तो यहाँ इस समस्त पद में, महादेव समस्त पद में का जो, अगर हम इसको विस्तार में करेंगे या अन्वय करेंगे तो देखेंगे महान है जो देव। तो किसकी तुलना की गई है? देव की तुलना की गई है, या देव की विशेषता बताई गई है। क्या विशेषता बताई गई है? उसका विशेषण क्या है? कि वह महान है। ठीक है। तो महान जो विशेषण है यह पूर्व पद बना, और जिसके लिए महान कहा गया है, जिसकी विशेषता बताई गई है, वह बाद का पद बना, यानी उत्तर पद बना। तो इस तरह से इसे महादेव कहा जाता है। ठीक है। अब आइए अगले शब्द को भी देखें। दुरात्मा। दुरात्मा का मतलब होता है बुरी है जो आत्मा, या दु मतलब दुष्कर, मुश्किल या बेकार, है ना, अच्छा नहीं, दुर्गुण से भरा हुआ, तो उसको हम लोग दुरात्मा कहते हैं। तो बुरी है जो आत्मा, तो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे? अब विशेषण क्या हो गया? दुर। ठीक है। और किसकी विशेषता बताई गई है? आत्मा की। ठीक है। तो आत्मा का गुण क्या है? कि वह आत्मा अच्छी नहीं है, बुरी आत्मा है। तो विशेष्य कौन सा हुआ? आत्मा, और विशेषण क्या हुआ? बुरी। ठीक है। तो इसमें विशेषण जो है वो प्रथम पद दूर बन करके आया, और आत्मा जो है वो विशेष्य है, इसलिए वो द्वितीय पद दुरात्मा आत्मा बन करके आया। ठीक है। दूसरे उदाहरण से भी समझेंगे। कर कमल। कर का मतलब होता है हाथ। ठीक है। हाथ। तो एक और उदाहरण देखिए, नर सिंह,
है ना। तो सिंह रूपी नर, ठीक है। तो नर विशेषता क्या है, सिंह। और उस यह जो है अपवाद के रूप में हमारे सामने ये 2-3 शब्द आते हैं, जैसे कर कमल, नरसिंह, यह सब अपवाद के रूप में हमारे सामने आते हैं। यानी ऐसा नर जो सिंह के समान हो, ठीक है। तो इसको हम लोग विशेषण क्या हुआ, सिंह के समान होना, और नर क्या हुआ, विशेष्य हुआ। ये 2 अपवाद के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। अभी हम लोग अपवादों को बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग देखते हैं कि क्या कर्मधारय समास क्या क्या कौन से होते हैं। जैसे देखिए एक और लिखा हुआ है चंद्रमुख। अब चंद्र क्या है, विशेषण है, यानी चंद्रमा के समान मुख होना चाहिए। तो चंद्र क्या है, विशेषण है, और मुख क्या है, विशेष्य है, ठीक है। तो इस तरह से चंद्रमुख होता है। इसी तरह से बहुत सारे चरण कमल भी होता है, एक इसके अपवाद के तौर पर समझिए। इसी तरह से चंद्रमुखी उदाहरण है इसका। कमल नयनी, कमल नयनी का मतलब क्या हुआ, कमल के समान जिसका नयन हो। तो क्या है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, नयन की। तो नयन विशेष्य है, इसलिए पीछे है। और क्या विशेषता बताई जा रही है कि कमल के समान उसकी आँखें, तो कमल विशेषता है। तो ये क्या हुआ, कर्मधारय समास का एक उदाहरण हुआ। इसी तरह से राजीव नयन, है ना। उसी तरह से बहुत सारे इस तरह के उदाहरण आपको देखने में मिलेंगे। तो विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि आप कर्मधारय समास और अव्ययी भाव समास को आसानी से समझ सकेंगे। आप इस PDF को बार बार पढ़िए, और पढ़ने के बाद आपको यह बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगी कि अव्ययी भाव समास में अव्यय पूर्व पद में होता है, और कर्मधारय समास में विशेषण पूर्व पद के रूप में होता है। अब कर्मधारय समास में कुछ अपवाद भी होते हैं, यानी इस नियम के खिलाफ, यानी इस नियम का उल्लंघन करने वाले शब्द भी होते हैं, जिनमें मैंने आपको कर कमल बताया, नरसिंह बताया, चरण कमल बताया। ऐसे भी कुछ उदाहरण हैं। फ़िलहाल हम लोग यही देखें कि किस तरह से कर्मधारय समास और अव्ययी समास होता है। आपको यह होमवर्क बनाइए कि आप कर्मधारय समास के 10 उदाहरण निकालिए, लिखिए, और आप अव्ययी भाव समास के 5 उदाहरण निकाल कर लिखिए। आज का आपका होमवर्क इतना ही। आप सबको ढेर सारी शुभकामना। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। बहुत शुभकामना। बाय बाय।